नमस्कार बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 के काव्य खंड की दूसरी कविता पतंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कवि हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहली कविता जो प्रकाशित हुई है जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई है। उसके पश्चात भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से उन्हें प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है, ये उनका एकमात्र काव्य संग्रह है। उन्हें पहल सम्मान, राहुल सम्मान, बिहार राजभाषा परिषद का सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला। यहाँ उनकी कविता की 2 पंक्तियाँ दी जा रही हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। प्यारे बच्चों, ये था उनका जीवन परिचय। आलोक धनवा जी ने बहुत कम कविताएं लिखी हैं और जो उन्होंने थोक के भाव कविताओं की रचना नहीं की है, लेकिन उनकी प्रारंभिक कविताओं से उन्हें लोकप्रिय बना दिया गया और उन्हें अपने लेखन कार्य के लिए बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। आज हम उनकी रचित कविता पतंग पढ़ने जा रहे हैं। यह भी एक बहुत लंबी कविता है। आपके पाठ्यक्रम में बहुत लंबी लंबी कविताएँ दी गई हैं, जिसके अंतर्गत ये दूसरी कविता है पतंग। ये भी बहुत लंबी कविता है। आज हम इसका यहाँ पर भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य पढ़ने जा रहे हैं। पतंग कविता में देखिए, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि यहाँ पर कहते हैं सबसे तेज बौछारें गई, अर्थात वर्षा ऋतु के भादो मास में होने वाली तेज वर्षा अब समाप्त हो गई है। उसके साथ ही भादो वर्षा ऋतु में काले बादलों के कारण छाने वाला अंधेरा भी समाप्त हो गया है। अंधकार भरी वर्षा ऋतु समाप्त होने पर प्रकृति में अब परिवर्तन आ गया है। सवेरा हो गया है और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब शरद ऋतु के आगमन पर खरगोश की लाल आंखों जैसा लालिमा युक्त सवेरा हुआ, अर्थात लाल मतलब यहाँ पे तात्पर्य है स्वच्छ निर्मल आकाश में सूर्य की लालिमा फैल गई है और उजाला फैल गया है। वर्षा ऋतु के पश्चात प्रकृति की प्रत्येक वस्तु धुली धुली प्रतीत होती है। प्रकृति के इस परिवर्तन को देखकर कवि कल्पना करते हुए कहता है। अब कवि की कल्पना देखिए। कवि कहते हैं शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कवि कहते हैं शरद ऋतु बादलों रूपी पुलों को पार करता हुआ, अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाता हुआ और जोर जोर से घंटी बजाते हुए आया। चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु अपने चमकीले चमकदार संकेतों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यानी कि जो बच्चों के का झुंड है जो पतंग उड़ा रहे हैं, उन बच्चों के पतंग उड़ाने के लिए उनको क्या कर रहा है, वो चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अर्थात कवि कह रहे हैं कि बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आकाश को कोमल और नरम बनाते हैं। शरद ऋतु में कवि यहाँ कहते हैं कि मंद मंद हवा चलती है, धीरे धीरे हवा चलती है ताकि पतंग आकाश में ऊंची उठ सके। आकाश को वह नरम और कोमल इसलिए बनाता है ताकि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है? वो है पतंग का कागज़। तो कवि यहाँ पे कहते हैं दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, यानी कि दुनिया की जो सबसे पतली चीज़ है, हल्की चीज़ है, वो पतला कागज़ पतंग का कागज़ है। और वह बाँस की सबसे पतली जो कमानी है, कवि के कहते हैं बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। ठीक है, बाँस की सबसे पतली कमानी से बनी रंग बिरंगी पतंग आकाश में उड़ने में सफल हो सके। और जब आपको पता ही है, जब आकाश में जब पतंग उड़ती है तो क्या होता है कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और
तितलियों की नाजुक दुनिया। कवि कहते हैं कि जैसे ही पतंग बहुत ऊंची उड़ती है, बच्चों के मुख से अत्यधिक प्रसन्नता के कारण सीटियां और किलकारियां वातावरण में गूंजने लगती हैं। पतंग वास्तव में बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। शरद ऋतु में फूलों के ऊपर तितलियां मंडराती हैं, उनकी दुनिया रंग बिरंगी, सुंदर और कोमल है। इसी प्रकार बच्चों का संसार भी सुंदर और कोमल है। तो बच्चों, अभी हम यहाँ पर इसका भाव सौंदर्य हमने स्पष्ट किया। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि भादो का महीना जब चला जाता है, तत्पश्चात प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के साथ साथ जो बाल क्रियाकलाप हैं उसकी अभिव्यक्ति कवि ने यहाँ दी है। पतंग के माध्यम से कवि ने बच्चों की उमंगों का चित्रण किया है। अब देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी कि यहाँ पर क्या है, जहाँ किसी की तुलना की जाती है, ठीक है, वहाँ पर जैसा यानी कि सात से सी, तो यहाँ पर क्या है, माना है, वास्तव में है नहीं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। शरद ऋतु का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा शरद आया पुलों को पार करते हुए, यानी कि शरद, आपको पता है शरद ऋतु है, मानव नहीं है, लेकिन मानवीकरण अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। अब जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सबसे हल्की और रंगीन कागज़, सबसे हल्की और रंगीन सब चीज़ के लिए कहा गया चीज़, और यहाँ पे कहा गया सबसे पतला कागज़, ठीक है, और इसके अलावा सबसे पतली कमानी, ये सब क्या है, विशेषण है। ये तीनों चीज़ बताई गई हैं, ये तीनों ही विशेषण हैं। भाषा जो है बिंबात्मक खड़ी बोली हिंदी है, काव्यांश अतुकांत है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास एक तरह का पौधा होता है जिसके डोडे से रुई निकलती है। कवि आगे कहते हैं, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास लाने का मतलब नहीं कि वो रुई लेके पैदा होते हैं, अर्थात इसका मतलब है बच्चों का बाल स्वभाव जन्म से ही कपास की तरह कोमल, निर्मल और स्वच्छ होता है, कल्पनाओं में उड़ने वाला हल्का सा होता है। और कवि आगे कहते हैं कि जब वो बेसुध होकर छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, अर्थात कवि कहते हैं जब वे बेसुध होकर पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ लगाते हैं तो उनके व्याकुल बेचैन पैरों के पास पृथ्वी का प्रत्येक कोना घूमता हुआ स्वयं उनके पास आ जाता है। अर्थात बच्चे बेसुध होकर बिना किसी बात की चिंता किए पृथ्वी के प्रत्येक कोने में दौड़ लगाते हैं। तब बच्चों के सामने पतंग हो, उस समय उसके पीछे भागते बच्चों को कठोर छत भी नर्म प्रतीत होती है। पतंग के पीछे भागते बच्चों को इस बात की चिंता नहीं रहती कि वे किस तरह छत पे दौड़ रहे हैं। भागते हुए बच्चों के पैरों की धम धम की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती हुई ऐसे प्रतीत होती है जैसे प्रत्येक दिशा में क्या बज रहा हो, मृदंग बज रहा हो, यानी कि क्या बज, झूला झूलने के समय झूले की तरह आगे पीछे वृक्ष की लचीली डाल की तरह बच्चे प्रायः तेज से तेज गति से भागते हैं। भागते समय बच्चों को किसी बात की चिंता रहती ही नहीं, वो तो बस तेज गति से केवल भागना है, उन्हें बस पतंग उड़ानी है, पतंग को पकड़ना है, बस ये सब बातें इसमें दृष्टिगोचर होती हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं बेटा। इसमें बताया गया बच्चों के जन्मजात स्वभाव का वर्णन किया गया। बच्चे कैसे होते हैं, चंचल होते हैं, उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं होती है और वो बेसुध होकर दौड़ते हैं। घूमते हुए बच्चों के पैरों के पास पृथ्वी के स्वयं आने की कल्पना सर्वथा बिल्कुल नवीन है और आकर्षक है। पृथ्वी कभी किसी के पास नहीं आती है, इसलिए बिल्कुल आकर्षक है और नई है। पैरों के लिए यहाँ पर जो है बेचैन विशेषण का सार्थक प्रयोग किया गया है, ठीक है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए इसके अतिरिक्त डाल की तरह लचीले वेग से, इसमें उपमा अलंकार है, काव्यांश अतुकांत है, भाषा बिंबात्मक और खड़ी बोली हिंदी है। बच्चों, ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसका अगला पढ़ते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। कवि कहते हैं कि जब
छत पर, जब बच्चे पतंग के पीछे छत पर बेसुध होकर भागते हैं तो वो छतों के खतरनाक कोने तक पहुंच जाते हैं। तो उस समय उनके गिरने का डर होता है। लेकिन जब वो गिरने से उनका जो शरीर है, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। बेटा आपने तो कभी पतंग उड़ाई ही होगी और आपको पता है कि केवल एक जो डोरी होती है, जिसे मांझा कहते हैं हम लोग, मांझे के द्वारा बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पतली सी एक पतला धागा होता है, उसके सहारे बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो जैसे ही वो छत पे पतंग उड़ाते हैं तो जब छत के खतरनाक किनारों पर पहुंचते हैं, उनका जो शरीर में एक रोमांच होता है, वो रोमांच जो होता है उससे उनका शरीर पुलकित होता है। उसके संगीत की लय जो है उन्हें बचा लेती है। यानी पतंग के पीछे दौड़ते हुए बच्चों, उनका शारीरिक संतुलन ही उन्हें छत से गिरने से बचाता है। पतंगों की जो ऊंचाई, जैसे जैसे पतंग ऊंचाई पर जाती है, उनकी धड़कनें भी उनकी बच्चों की बढ़ने लगती हैं और वो धड़कती ऊंचाइयां उन्हें एक धागे के सहारे संभाल लेती है। अर्थात आकाश में उड़ती पतंग ही ऊंचाइयों की वो सीमाएं हैं जिसे बालमन छूना चाहता है। बालमन चाहता है कि जैसे पतंग आकाश में उड़ रही, मैं भी वैसे ही आकाश में उड़ूं, ऊंचा उड़ के जो उसके आकाश के पार जाना चाहता है। पतंग में बंधा हुआ धागा उनके हृदय की स्पंदन यानी कि धड़कन को थामे रहता है, क्योंकि पतंग के साथ 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 ही वे कल्पनाओं की उड़ान भी भरते रहते हैं। और अगर वो कभी कभी कहते हैं कि अगर वो किनारे भी बहुत पहुंच जाते हैं तो कभी आगे कहते हैं कि किनारे जब वो पहुंच जाते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, तब तो वे और भी क्या होते हैं, निडर हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि उस समय उनके निर्भय बिल्कुल दौड़ना जो होता है बिल्कुल निडर हो जाता है, बिल्कुल निर्भय होकर दौड़ते हैं वो। और ऐसा निर्भय होकर दौड़ते हैं कि और भी निडर होकर सूर्य के सुनहले सूरज के सामने आते हैं वो। और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में। यानी कि जब वो कोने तक पहुंचते हैं और वो गिरने से बच जाते हैं, गिरते गिरते बच जाते हैं, तो फिर कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं, बिल्कुल निडर हो जाते हैं वो। निडर होने के बाद में वो सोने के रंग जैसे सुंदर से सूर्य के सामने आते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है मानो जब बच्चे गिर गिर के संभलते हैं तो पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके व्याकुल यानी बेचैन पैरों के पास आ जाता है। और वे हर बार नई नई पतंगों को उड़ाने की हिम्मत लिए हुए फिर बार बार भादो यानी अंधेरे के बाद जब शरद आता है यानी उजाला आता है, उसकी प्रतीक्षा करते हैं और दौड़ दौड़ करके क्या करते हैं, पतंग उड़ाने का प्रयास करते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य देखने के पश्चात अब हम छतों के, अब कवि यहाँ पे कहते हैं कि पतंग के बहाने उनकी बाल सुलभ चेष्टाएं और उमंगों का आकर्षण चित्रण किया गया है। किनारों के लिए यहाँ पर जो है एक खतरनाक, शरीर के लिए रोमांचित, सूर्य के लिए सुनहरे, ये सब क्या है, ये सब इन्होंने क्या किया है, ये सब इनका विशेषणों का प्रयोग किया गया है। पतंग का मानवीयकरण किया गया है। साथ साथ में बेटा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा अतुकांत भाषा है, काव्यांश है, भाषा बिंबात्मक है, खड़ी बोली हिंदी है। और सुनहले सूरज के सामने इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो ये थी आपका कविता का काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य। आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो फिर आप मुझसे, मैं आपको दोबारा इसका अर्थ भी बता दूँगी।